अभी हमने जो है ये डिस्कस किया कि हमारे पास वो फोटॉन जिसकी एनर्जी लेस देन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और वो फोटॉन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, सो कौन सा फिनोमेना प्रोड्यूस होगा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो फोटॉन कौन सा हो सकता है? विजिबल लाइट का, आईआर का और अल्ट्रावायलेट का। फिर हमने डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स इफेक्ट के लिए क्या शर्त है? वो फोटॉन जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर वो इंटरेक्शन करेगा मैटर के साथ, वो कौन सा फोटॉन होना चाहिए? एक्स-रे फोटॉन। कौन सा फिनोमेना प्रोड्यूस करेगा? कॉम्प्लेक्स इफेक्ट। फिर हमने डिस्कस किया पेयर प्रोडक्शन, वो फोटॉन जिसकी एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, वो फोटॉन कौन सा फोटॉन होना चाहिए? गामा फोटॉन। अगर वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन करेगा, कौन सा फिनोमेना प्रोड्यूस करेगा? पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना प्रोड्यूस करेगा। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, पेयर प्रोडक्शन क्या है और कॉम्प्लेक्स इफेक्ट हमारे पास क्या है। सही ना? नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, इससे मस्ट एक एमसीक्यू पेपर में जरूर आता है। सही ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास क्या है? पहले इसको मैं डिफाइन करता हूं। फोटो मींस लाइट्स, फोटो मींस लाइट्स। Photoelectric effect, the phenomena in which when a light is exposed on a metal surface, it emits electron, and this phenomena is known as photoelectric effect. अगर हम वो फोटॉन जिसकी एनर्जी लेस देन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो अगर हम विजिबल लाइट फोटॉन ले लें और उसको किसी मेटल के सरफेस पर हम बम्बार्ड कर लें, तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेता है। सही? और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सो द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही ना? द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from a metal surface when exposed या bombard a suitable frequency photon is known as photoelectric effect। तो photoelectric effect में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। किस चीज से? मेटल के सरफेस से। क्यों? जब हम एक्सपोज करते हैं, बम्बार्ड करते हैं, किस चीज को बम्बार्ड करते हैं? फोटॉन को। कौन से फोटॉन को? सुटेबल फ्रीक्वेंसी फोटॉन को। सही ना? तो वो हमारे पास कौन सा फिनोमेना प्रोड्यूस कर देता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। कहां से? मेटल के सरफेस से। खुद ब खुद? नो, बल्कि हम बम्बार्ड करते हैं। सही ना? वो फोटॉन जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, सही ना? वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेता है और दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसकी वजह से जो करंट होगा, उस करंट को हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देंगे। अच्छा, सॉरी, डायग्राम थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं। डायग्राम, ये हमारे पास एक ट्यूब है, इक्वेटेड ट्यूब है। This is a galvanometer. Already you know the galvanometer function is to detect current. To detect current. Current को detect करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको galvanometer कहते हैं। सही ना? इसको कहते हैं कैथोड। इसको क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज प्लेट होता है। और इसको कहते हैं, ये हमारे पास है एनोड। इसको इमिटर कहते हैं, इसको एब्जॉर्बर कहते हैं। इधर हम जो है लगा लेते हैं बैटरी। This is, let's suppose, negative and this is positive. बैटरी का पोटेंशियल है V। यहां से हम लाइट को बम्बार्ड करते हैं। यहां पर मैंने टॉर्च लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? टॉर्च। A source of light है। सही ना? A source of light है। नंबर 1, कुछ रिजल्ट्स यहां से हम ऑब्टेन करते हैं। नंबर 1, पहले हमारे पास है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या स्टूडेंट इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इधर देखिए, अगर देखा जाए गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है? जीरो डिफ्लेक्शन। व्हाई जीरो डिफ्लेक्शन? क्योंकि अगर देखा जाए सर्किट कौन सा सर्किट है? ओपन सर्किट है। इसका मतलब है ये कैथोड है, ये एनोड है, दरमियान में अगर देखा जाए यहाँ पर कोई हमारे पास जो है वायर वगैरह नहीं है, ओपन सर्किट है। इसका मतलब करंट तो फ्लो नहीं कर सकता। इसका मतलब है अब यहाँ से मैं बम्बार्ड कर रहा हूँ। क्या बम्बार्ड कर रहा हूँ? यहाँ से मैं लाइट बम्बार्ड कर रहा हूँ। उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, अब देखिए कौन सा लाइट बम्बार्ड कर रहा हूँ? विजिबल लाइट। क्योंकि स्टार्ट में हमने कहा जो कौन सा फोटोन बम्बार्ड करेंगे, वो फोटोन जिसकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, सही ना? अगर वो फोटोन हम बम्बार्ड करेंगे, स्टूडेंट्स इधर देखिए, ये फोटोन आ रहा है, देखिए फोटोन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये फोटोन यहाँ पर हिट हो रहा है, ये फोटोन यहाँ पर हिट हो रहा है। जैसे यहाँ पर हिट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एमिट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या बोल रहा है? अब अगर फॉर एग्जांपल मैं जो फोटोन बम्बार्ड कर रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी है FL, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फोटोन। जो फोटोन मैं बम्बार्ड कर रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी F, कौन सा फोटोन है? लाइट फोटोन, सही है, जो मैं बम्बार्ड कर रहा हूँ। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लेस हो, किस चीज से? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। सब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? वो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस के साथ जिस एटम में बाउंड है, उसको हम कहते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहाँ पर जो है फोटोन बम्बार्ड कर रहा हूँ, अगर उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है, नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिट। नो इलेक्ट्रॉन इमिट। कोई इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? नो इलेक्ट्रॉन इमिट। कोई इलेक्ट्रॉन इमिट, उस वक्त तक कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो सकता जब तक ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। कौन सा वाला कंडीशन? देखिए मैं जो फोटोन बम्बार्ड कर रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाए, जैसे ही हमारे पास जो फोटोन में बम्बार्ड कर रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए या ग्रेटर, तो विद नो इंस्टेंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन विल बी इमिट। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इमिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इमिट। द इलेक्ट्रॉन विल बी इमिट। और जब इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे? दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये फोटोलाइट की वजह से इमिट हुआ। तो ये क्या? अब देखिए ये है एनोड। एनोड का काम क्या है? स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन से बोला एक बंदा कबाब खा रहा है और आप उसको देख रहे हैं, बारिश भी हो रही है, सही, उसने पेप्सी भी रखा हुआ है, नारंगी भी थे रहे, सही, तो 12 नंबर ही तो गरम गरम कबाब फिर उसका सुबह हो रहे, तो वो आपको क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। आपके मुंह में भी पानी आ जाता है, चिकाश मैं भी कबाब खा रहा हूं, सही ना? तो इसका मतलब है ये एनोड है। अब देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, इसके जरिए हम इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये अट्रैक्ट करेगा, देखिए सो ये गैल्वेनोमीटर आपको क्या देगा? डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट करता है? करंट। कौन सा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रॉन की वजह से। कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से? फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। इधर देखिए नंबर 1 ये एमसीक्यू है, आपसे पूछा जा सकता है कि कब इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है? अगर हमारे पास वो फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाए तो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिट्स। याद रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हो जाए, जैसे लेट्स सपोज अगर फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन हो जाए, ये द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो फ्रीक्वेंसी में बम्बार्ड कर रहा हूं, जो लाइट में बम्बार्ड कर रहा हूं उसकी तो फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी? अगर देखा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होगी? E is equal to H into F L। H से बोला लाइट फोटोन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्ट। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा तो ये फ्रीक्वेंसी किस चीज में यूटिलाइज हो गई? इजेक्शन। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इमिट बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी 0। क्यों? क्योंकि ये सारी एनर्जी किस चीज में यूटिलाइज हो गई? वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो गई, इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन में यूटिलाइज हो गई। इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। लेकिन अगर ये सिचुएशन, ये 3 एमसीक्यू याद रखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट is greater than the threshold frequency, तो दो चीजें होंगी, इलेक्ट्रॉन बम इमिट शी, इलेक्ट्रॉन बम इमिट शी प्लस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। इसका मतलब है 3 बातें ध्यान में याद रखें। जो फोटोन हम बम्बार्ड कर रहे हैं इस मेटल के सरफेस पर, अगर उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो फोटोन हम बम्बार्ड कर रहे हैं
अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई विद नो डिले ऑफ टाइम, इसको इंस्टेंटेनियस इफेक्ट कहते हैं। ऑलमोस्ट 10⁻⁹ सेकंड के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर रहा है, उसको जब एनर्जी मिल जाएगी तो वो तो इजेक्ट हो जाएगा। सही ना। नंबर 3, अगर जो फोटोन हम बम्बार्ड कर रहे हैं अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो इलेक्ट्रॉन भी इमिट हो जाएगा, प्लस बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। तो कितने एमसीक्यूज हो गए, 3। उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से इजेक्ट नहीं हो सकता, नहीं निकल सकता, जब तक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन बाउंड है, इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस के साथ जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस एनर्जी के साथ बाउंड है, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ आ रही है यार? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्ट। दूसरी बात जो हमें याद रखनी, नंबर 2, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। हम लोग इंस्टेंटेनियस इफेक्ट क्या मतलब है सर? इंस्टेंटेनियस इफेक्ट जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, गौर से सुने, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाए कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, जो फोटोन हम बम्बार्ड कर रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जैसी बराबर हो जाए या ग्रेटर और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी with no delay of time, the electron will be ejected. And this effect is called instantaneous effect. How much time will be taken? The time taken will be approximately 10⁻⁹ seconds. Within this time, the electron will be ejected. जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जो फोटोन आप बम्बार्ड कर रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाए with no delay of time, तकरीबन 10⁻⁹ सेकंड से भी कम टाइम में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे ने, लेट्स सपोज आपके कोई घर का बंदा जो है पैसों के लिए पैसों दा पर आगे बूझी और पैसे वाले तवर के नो क्या कर सके जो सुमर जरी चीजें बस मान लीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि जैसे जो है हम जो फोटोन बम्बार्ड कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए with no delay of time, the electron will be emitted and such electron is called photoelectron. और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा, इस करंट को हम नाम देंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देंगे। इस चीज का नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छे से देखिए वर्क फंक्शन क्या है, व्हाट इज वर्क फंक्शन, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन से मुराद क्या है? देखिए हम जो फोटोन बम्बार्ड कर रहे हैं उसकी एनर्जी यहाँ पर वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर देखा जाए ये जो वर्क फंक्शन है, the minimum amount of energy required for the incident photon to eject electron from the metal surface is called what? Work function. It's called work function. इसको डिनोट करते हैं phi से, phi naught से, सही ना? और याद रखिए phi naught और ये बराबर है h into f naught के बराबर। या इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, h c divided by lambda, इसको इस तरह लिख सकता हूँ, सही ना? याद रखिए it only depends upon nature. किसके नेचर पर? नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। जिस सरफेस का नेचर क्या है, आपने जो मेटल सरफेस लिया हुआ है उसका नेचर क्या है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, क्या है? तो इसका मतलब है अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी जाए तो आप अपने लिए वर्क फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। इसको W से भी डिनोट कर सकते हैं, सही ना? इसको E से भी डिनोट कर सकते हैं, एक ही बात है। वर्क फंक्शन को हम याद रखें, दिस इज अ वर्क फंक्शन which is equal to E naught, which is equal to this, which is equal to h f naught, which is equal to hc by lambda, सही है? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी जाए तो उसको प्लस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, you will get work function. Work function, the minimum energy required to eject electron from the metal surface is known as work function. The minimum energy required for the incident photon to eject electron from the metal surface is known as work function. Or it only depend upon, आपसे कहा जा सकता है कि the work function only depend upon this nature of the metal surface. Frequency of the incident photon पे depend नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ depend करता है, किस चीज पर depend करता है? Nature of the metal surface. metal surface का nature क्या है, सही ना? इसका मतलब है different metal के nature के लिए हमारे पास जो work function होगा वो different। नंबर 4, रिजल्ट नंबर 4, अच्छे से देखिए।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स जो हम बम्बार्ड कर रहे हैं, एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स। सर क्या मतलब है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी किसको कहते हैं? वे अल्लाह के बंदो, इंटेंसिटी से तो इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हम जब रात को सोते हैं तो हम अगर देखा जाए ये वाला बल्ब नहीं लगाते क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। स्तर को पानी बदल दीजिए, मुंगा 0 वाट लगा दानी इंटेंसिटी से कम है, सही ना? तो इंटेंसिटी से क्या मुराद है? इंटेंसिटी से मुराद है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इसका व्हाट इंटेंसिटी। अब बोल सकूं अगर मैं यहां पर याद रखिए, ये बात जहन में याद रखिए, only a single photon is responsible to eject a single electron from the metal surface. यो इलेक्ट्रॉन होगा इसे। सर कजो 2 फोटॉन बम्बार्ड कर, 2 इलेक्ट्रॉन बोल, कजो 3 फोटॉन बम्बार्ड कर, 3 इलेक्ट्रॉन बोल, कजो 4 फोटॉन बम्बार्ड कर। चलो इसका मतलब अगर देखा जाए मैं अगर नंबर ऑफ फोटॉन की तादाद को ज्यादा कर रहा हूं तो मैं एक्चुअली किस चीज को ज्यादा कर रहा हूं? इंटेंसिटी। किसको ज्यादा कर रहा हूं? इंटेंसिटी। तो अगर मैंने यहां पर टॉर्च लगाया हुआ है, मैं इसके ब्राइटनेस को इंक्रीज करूं तो ब्राइटनेस की इंक्रीज होने का मतलब क्या है? मैं इंटेंसिटी को ज्यादा कर रहा हूं, और इंटेंसिटी को ज्यादा करने से मुराद नंबर ऑफ फोटॉन्स को ज्यादा कर रहा हूं, और नंबर ऑफ फोटॉन के ज्यादा होने से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ज्यादा होंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ज्यादा होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा, और जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा तो गैल्वेनोमीटर मोर डिफ्लेक्शन देगा। तो इसका मतलब एक बात जहन में हमारी बैठ गई, जो who is responsible to increase the photoelectric current intensity of lights, intensity of lights, सही ना? इधर देखिए, can I write this definition? ठीक, अगर मैं number of photons, अगर number of photons की तादाद को ज्यादा करना, number of photon, पहले 1 फोटॉन बम्बार्ड कर रहा था, अब 2 बम्बार्ड कर रहा हूं। जब 1 फोटॉन बम्बार्ड कर रहा था 1 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था, जब 2 बम्बार्ड किए तो जब 3 बम्बार्ड किए, जब 4 बम्बार्ड किए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को मैं इंक्रीज कर। नंबर ऑफ फोटॉन की इंक्रीज का मतलब क्या है? कि मैं किस चीज को ज्यादा कर रहा हूं? इंटेंसिटी किस चीज की? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कोई नहीं कहना कोई इंसिडेंट क्या? लाइट। नंबर ऑफ फोटॉन से क्या मुराद है? नंबर ऑफ फोटॉन बम्बार्ड से मुराद आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज कर रहे हैं, और जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ emitted electrons, या इसको नंबर ऑफ emitted photo electrons की तादाद ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ emitted photo electron की तादाद ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? ज्यादा। तो यहां से सर हम समझ गए, ये बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करना पड़ेगा, कब इंक्रीज करना पड़ेगा? जब आप इंटेंसिटी को ज्यादा करेंगे। व्हेन इंटेंसिटी इज मोर, जब इंटेंसिटी को आप बढ़ाएंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। तो हम ये समझ गए कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स, सही ना? इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी के कम ज्यादा होने से हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने से, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं, मैं ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रहा हूं, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मोर करंट होगा। अगर मैं इंटेंसिटी को कम कर रहा हूं तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होता जाएगा? कम। तो इसका मतलब है 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, 2 फोटॉन 3 फोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब है हम ये समझ गए कि द फोटो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स depend upon the intensity of the incident light, but does not depend upon the frequency. मैं यहाँ से कह सकता हूँ, बोलिए, कदा जवाब मतलब intensity, समझ वाला सा? किस चीज की intensity? Light। और ये मैं ले रहा हूँ क्या? करंट। कौन सा करंट? बोला जी इंटेंसिटी दिया तो मैं तो ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रहा हूँ। जब ब्राइटनेस को इंक्रीज करो, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ। किस चीज को इंक्रीज करो? इंटेंसिटी।
और जब इंटेंसिटी इंक्रीज करो तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। कौन सा ग्राफ है? यस, एक्सीलेंट। द ग्राफ विल बी a straight line. The graph will be a straight line. इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। कौन सा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। There is a direct relation, linear relation. The graph will be a straight line between current and intensity of flow. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छे से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट is independent of the frequency of the incident light। लेकिन शर्त है कब इलेक्ट्रॉन एमिट कर होगा? जब हमारे पास ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से क्या इंक्रीज होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? काइनेटिक। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी, अगर मैं कहूँ 5 नंबर, तो कम पॉइंट वाली ना कोई मुझे कंपोज करूँगा। फ्रीक्वेंसी of incident lights and photo electric current। आपके ख्याल में सही ना? आपके ख्याल में क्या होगा? अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा कि अगर देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट ओनली डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स, only depend upon intensity of lights। सही था? अब अगर देखें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि the photo electric current the photo electric current is independent की जगह 14 अगस्त लिख सकता हूँ। सही था? The photo electric current is 14 अगस्त of frequency of incident light photon। समझ आ रही है या नहीं आ रही है? एनर्जी की सिवा की नंबर ऑफ फोटॉन्स के इंक्रीज होने से, मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करूं, फोटॉन को इंक्रीज करूं तो फोटॉन के इंक्रीज होने से इंटेंसिटी इंक्रीज होगा ना। एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। नंबर ऑफ फोटॉन पे तो डिपेंड नहीं करती। आप नंबर ऑफ फोटॉन पे इंक्रीज करें, इंटेंसिटी पे करें। इंटेंसिटी को इंक्रीज का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आप बम्बार्ड करें, ओनली अ सिंगल फोटॉन इज रिस्पांसिबल टू इजेक्ट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तब द नंबर ऑफ फोटॉन बम्बार्डिंग ज्यादा के नदे मतलब इमिटेड इलेक्ट्रॉन का ज्यादा। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। सही ना? फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से एनर्जी इंक्रीज होगा। So some of energy will be utilized in one function and the remaining energy will be utilized in the form of अगर आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी ज्यादा, एनर्जी का ज्यादा का मतलब है आप बस देखिए स्पेसिफिक एनर्जी को यूटिलाइज हो जाएगी वन फंक्शन में, बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। समझ आ रहा है? तो याद रखिए the photoelectric current is independent of frequency of incident lights। मैं यहाँ पर ग्राफ बना सकता हूँ। This is current and this is frequency। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से करंट में कोई चेंज आएगा? नहीं। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। सही था? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो आप एनर्जी को बढ़ाते हैं। अगर आप एनर्जी को बढ़ाते हैं, some of energy will be utilized in one function and the remaining energy will be utilized in the form of kinetic energy। So the kinetic energy of the photoelectron will be increased when we increase the frequency of the incident light। समझ आ रही है? अच्छी तरह। कभी कभार आपको कहा जा सकता है कि अगर मेरे में 100 वाट का बल्ब लगा दूं, 100 वाट का बल्ब, फिर मैं 200 वाट का लगाता हूँ। जब मैं 200 वाट का बल्ब लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जब इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी इमिटेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रही है? तो इसका मतलब है इंटेंसिटी को बढ़ाने से पहले 10 वाट था, फिर 100 वाट, फिर 1000 वाट। अगर मैं बल्ब जो लगा रहा हूँ उसके इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। सही था? आपसे एमसीक्यू में कहा जा सकता है कि मैंने यहाँ पर लेट सपोज पहले 10 वाट, फिर 200 वाट, फिर 1000 वाट। अगर देखा जाए कौन सा बल्ब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कर सकता है,
1000 वाट आ रहा है। मैंने इंटेंसिटी को ज्यादा किया, जब इंटेंसिटी को ज्यादा किया तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। सही ना? नेक्स्ट 5-6 नंबर को देखें। ये सारे बुलेट पॉइंट्स है और इसी में एमसीक्यूज आते हैं, इन्हीं के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छे से देखिए, हमारे पास तो ये शर्त तो ये तो मस्त है, ये शर्त तो होगा। इसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, सही, ये शर्त तो होगा। इसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो बल्कि फ्रीक्वेंसी फोटॉन को मिल जाए, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसको मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। ये तो शर्त है, दिस ये तो मस्ट होना चाहिए। सही ना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छे से देखिए 6 नंबर। अच्छे से देखिए, इस बिट का काम क्या है? स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब ये नेगेटिव बढ़ा, ये इसको क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। क्या करता है? एक्सेलरेट। मैं यहाँ पर अगर कहूँ काइनेटिक एनर्जी कमियो, काइनेटिक एनर्जी किसकी? ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटेंसिटी क्या? ऑफ लाइट्स। वैसे आपके ख्याल को फौरन आप लोगों के जहन में ये होना चाहिए कि सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नो। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अगर मैं ग्राफ से इसको शो करूं, अगर देखिए ये मेरे पास है, लेट्स सपोज वन इज इंटेंसिटी एंड द सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी। किस चीज की काइनेटिक एनर्जी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये मैं क्या ले रहा हूं? इंटेंसिटी। किस चीज की? लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये इसका मतलब है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन ओनली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ओनली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स। काइनेटिक एनर्जी, this is kinetic energy फोटो इलेक्ट्रॉन्स is independent। अब देख आज सारी बातें जो है इंडिपेंडेंट की हो रही है, इंडिपेंडेंट intensity of lights। अब से एमसीक्यू में कहा जा सकता है the kinetic energy of the emitted photoelectron depend upon option 1 the intensity of incident light, option B frequency of the incident light, option C wavelength of the incident light, option D energy of the incident light, option E, option B, C, D is correct। E number वाला का इधर देखिए, इसको लिख सकता हूँ, वही इसको लिख सकता हूँ E equal HF, इसको लिख सकता हूँ HC बाय लैम्डा। इसका मतलब इधर देखिए, अगर देखा जाए हमारे पास जो वो है एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एनर्जी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। और अगर इधर देखिए, अगर आप एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या करें? बढ़ाएं। अगर आप एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, वेवलेंथ को क्या करें? कम करें। तो इसका मतलब है, याद रखें, ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है किस चीज पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर, एनर्जी ऑफ लाइट पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर, तीनों पर डिपेंड करती है। करती है कि नहीं करती है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अच्छे से देखिए। अब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग potential and kinetic energy, stopping potential and kinetic energy of photo electrons। stopping potential किसको कहते हैं? the reverse potential। stopping potential से मुराद the reverse potential। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ kinetic energy of electrons को। किस चीज को फाइंड करना चाहता हूँ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और सुनिए, इस इधर देखिए सब, पहले इसका काम क्या था? स्टिमुलेशन। जब मैं पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, तो पोटेंशियल के बढ़ाने से हमारे पास अगर देखा जाए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल
हमारे पास है, लेट्स सपोज देखिए अगर मैं ये बैटरी ना लगाऊं और फोटॉन बम्बार्ड करूं, बैटरी ना लगाऊं और फोटॉन बम्बार्ड करूं, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, यस व्हाई नॉट। मैं यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं बैटरी का काम तो स्टिमुलेशन, मैंने यहाँ पर बैटरी हटा दी और मैंने यहाँ पर अगर देखा जाए लेट्स सपोज इसको मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, मैं फोटॉन बम्बार्ड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है फोटॉन के बम्बार्ड होने से अगर देखा जाए फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, यस। तो बैटरी का काम तो सिर्फ स्टिमुलेशन था, बैटरी का काम क्या था, स्टिमुलेशन था। तो इसका मतलब है मैं यहाँ से कह सकता हूँ जब मैंने बैटरी नहीं लगाई, इधर देखिए जब मैंने ये करंट, दिस इज करंट, सही था। अब अगर देखा जाए मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को फाइंड करना चाहता हूँ, दिस इज लेट्स सपोज दिस इज V एंड दिस इज माइनस। जब बैटरी नहीं थी तो करंट था, बैटरी नहीं थी करंट था, यस। अब देखिए बैटरी पोटेंशियल कितना है, 0, लेकिन करंट है, क्यों, बिकॉज ऑफ बम्बार्डिंग ऑफ फोटॉन्स। लेकिन जब मैं बैटरी लगाता हूं तो बैटरी के लगाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा सा इंक्रीज आ जाता है। ये इंक्रीज क्यों आ जाता है, बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन, बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन, मामूली सा इंक्रीज आ जाता है बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन। लेकिन उसके बाद अगर मैं पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा हूं तो पोटेंशियल की इंक्रीज होने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई इंक्रीज आने वाला नहीं है। इसका मतलब है इस पोटेंशियल ने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा काम क्या किया, इस पोटेंशियल ने थोड़ा सा काम ये किया कि स्टिमुलेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट में मामूली सा इंक्रीज आया, समझ आ रहा है। अब अगर देखा जाए मैं रिवर्स पोटेंशियल लगा रहा हूं, कौन सा पोटेंशियल लगा रहा हूं, रिवर्स, ये कैथोड है नेगेटिव, इसको मैं अटैच करता हूं पॉजिटिव के साथ, और ये जो है एनोड है इसको मैं अटैच करता हूं नेगेटिव के साथ। तो अगर देखा जाए ये नेगेटिव होता जाएगा और ये क्या होता जाएगा, पॉजिटिव। अब और से सुनो, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कर रहा हूँ, फोटॉन बम्बार्ड कर रहा हूँ। जब फोटॉन बम्बार्ड करो ये पोटेंशियल में इंक्रीज करो तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, और नेगेटिव इसको क्या करेगा, रिपेल। तो इसका मतलब है मैं पोटेंशियल को ऐसे से इंक्रीज कर, गैल्वेनोमीटर का डिफरेंशियल ऐसे से क्या होता जा रहा है, कम 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 कम, आखिरकार 0। जिस पोटेंशियल पर मैंने तमाम फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप किया उस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। द रिवर्स पोटेंशियल at which the kinetic energy of the photoelectron becomes 0 is called stopping potential. The reverse potential at which the kinetic energy of the photoelectrons becomes 0 is called what potential? Stopping potential. So मैं यहाँ से कह सकता हूँ what is stopping potential definition बस आपको पता होना चाहिए कि the reverse potential at which the kinetic energy of the photoelectron become 0। और मैं डायग्राम से पहले मैं कह सकता हूँ कि the kinetic energy of the photoelectron is equal to stopping potential, stopping potential लिख सकते हो, stopping potential लिख सकते हो, वो पोटेंशियल जिस पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को 0 बनाई। तो इसका मतलब है इधर देंगे अगर मुझे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का पता चल जाए तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ, यस। मैं कह सकता हूँ कि द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने किस चीज को स्टॉप किया, चार्ज को, चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकता हूं। द काइनेटिक एनर्जी जिस पोटेंशियल पर मैंने इलेक्ट्रॉन को स्टॉप किया अगर देखा जाए वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। द काइनेटिक, अब देखिए एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी आ रही है और मैं आपसे कहता हूं इस गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आप इस पर क्या करते हैं, वर्क, जितने वर्क से आपने इसको स्टॉप किया ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब है जिस पोटेंशियल से हमने इलेक्ट्रॉन को स्टॉप किया अगर उस पोटेंशियल को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहता हूं कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, सो ये हो जाएगा 10 ई जॉल, 10 ई जॉल हो जाएगा। ई तो आप जानते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19। मैं कह सकता हूं ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं कह सकता हूं अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं, यू नो काइनेटिक एनर्जी यदि बराबर है A is equal to E into V naught, निकलेगा, V naught is the stopping potential। अगर मैं V को फाइंड करना चाहता हूँ V, so मैं लिख सकता हूँ 2 उधर चला जाएगा, 2 E stopping potential divided by M under root, लिख सकता हूँ डायरेक्ट करेंगे। अब वो सकते हैं this is the maximum velocity। मैं अब देखिए 2 भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19, M भी कांस्टेंट है। M कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -31। तो फिर मैं कह सकता हूं दिन बता राशि 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 अंडर रूट V। व्हाट इज V नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब है अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दी जाए
और आपसे कहा गया to find the maximum velocity of the photoelectrons. Can you find? Yes. Yes. अगर आपसे MCQ में कहा जाए कि the stopping potential is 100 volt, what will be the maximum velocity of the photoelectron? 100 under root 100 10 के बराबर होगा. 10 multiplied by 6, 60 multiplied 10 power 5 meter per second. समझ आ रहा है? Yes. सही ना? तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? मैक्सिमम वेलोसिटी कहलाएगी. किस चीज की? इलेक्ट्रॉन्स की. कौन से इलेक्ट्रॉन की? फोटोइलेक्ट्रॉन्स. कौन से इलेक्ट्रॉन्स की? फोटोइलेक्ट्रॉन्स. अच्छे तरीके. अब आते हैं. अब मैं क्या करता हूं? मैंने पोटेंशियल को क्या किया? रिवर्स कर. तो वो रिवर्स पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बन जाता है? जीरो. अब देखिए मैं ऐसे आ रहा हूं. देखिए ये वो पोटेंशियल है, ये वो रिवर्स पोटेंशियल है जिस पर करंट क्या बन जाता है? जीरो. ये वो रिवर्स पोटेंशियल है जिस पर करंट क्या बन जाता है? जीरो. इसका मतलब है ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये डिपेंड करता है किस चीज पर? फ्रीक्वेंसी पर या इंटेंसिटी पर. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी. नो स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. सही ना? ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसको निकाल लेते हैं. Stopping potential is directly proportional to frequency of the incident light. सही ना? Stopping potential is directly proportional to the frequency of the incident light and independent of intensity of lights. ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखें. ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है मैं लिख सकता हूं स्टॉपिंग potential is directly proportional to intensity frequency of lights and independent of stopping potential is independent of intensity of lights. Intensity of lights. Stopping potential सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस चीज पर? डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर. किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर. तो स्टूडेंट्स इधर देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से करंट में कोई फर्क होगा? करंट में फर्क आएगा? नहीं आएगा. करंट वही होगा. लेकिन फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर मैं फ्रीक्वेंसी को और भी बढ़ाऊं तो फ्रीक्वेंसी के और भी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा. इसका मतलब है अगर मैं फॉर एग्जांपल पहले एक लाइट बम्बार्ड कर रहा था फिर दूसरे कलर वाला लाइट, मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा. पहले मैं लेट सपोज जो है फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से कलर की है? वायलेट की. पहले मैं रेड लाइट बम्बार्ड कर रहा था, अब मैं वायलेट को बम्बार्ड कर रहा हूं. जब वायलेट को बम्बार्ड करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? ज्यादा. और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज्यादा. लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊं, अगर मैं किस चीज को बढ़ाऊं? इंटेंसिटी को बढ़ाऊं. इधर देखिए, ये मेरे साथ है करंट और ये हमारे पास है प्लस पोटेंशियल, दिस इज माइनस पोटेंशियल. वही ग्राफ, ये करंट, ये क्या है? करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब गौर से सुनो, अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहां पर इंटेंसिटी थी 10 वाट, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊं तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से किस चीज में इजाफा होगा? करंट में इजाफा होगा. लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स. करेक्ट? इंटेंसिटी को मैंने 20 वाट, अब अगर इंटेंसिटी को मैं और भी बढ़ाऊं तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगा. लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? रिमेन सेम होगा. इसका मतलब है हमने ये सीखा कि हमारे पास अगर देखा जाए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सिर्फ डिपेंड करता है किस चीज पर? फ्रीक्वेंसी. किस पे डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. सही ना? मैं अब देखिए जो फोटोन हम बम्बार्ड कर रहे हैं उस फोटोन की अगर एनर्जी है E
सही ना? दिस इज द लाइट फोटॉन एनर्जी। ये क्या करता है? सम ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड इन वर्क फंक्शन एंड सम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर कौन सा लॉ कंजर्व हो रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड हो रहा है कि नहीं? जो फोटॉन में बम्बार्ड कर रहा हूं उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है वर्क फंक्शन में प्लस काइनेटिक। जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन में बम्बार्ड करता हूं उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। होगी कि नहीं होगी? मैं कह सकता हूं जो फोटॉन में बम्बार्ड कर रहा हूं उसकी एनर्जी ये है। वर्क फंक्शन क्या है? अभी हमने डिस्कस किया h f0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। यहां से आप लोग अपने लिए वर्क फंक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। द वर्क फंक्शन इज आल्सो रिटन एज एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। फाइंड कर सकते हैं? हां, इधर देखिए मेरे वर्क फंक्शन ये इधर आ जाएगा। सो अगर देखा जाए E से काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना चाहता हूं सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड या द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द काइनेटिक इसको आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं, ये इधर आ जाएगा। द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट माइनस या द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hf माइनस hf f0 या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted electrons is equal to h। इसको लिख सकता हूँ f minus f। अक्सर MCQ में आता है अगर मैं कहूँ h is equal to kinetic energy, इसको maximum kinetic energy भी कह सकते हैं, divided by f minus h is Planck's constant। h क्या है? Planck's constant है। तो ये हमारे पास कौन सा फिनोमेना कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना कहलाता है। सही है? जिसमें जो हमने बुलेट पॉइंट्स लिख लिए these are the important points। इसके अलावा आपको अगर देखा जाए एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, सम ऑफ द एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन वर्क फंक्शन एंड सम विल बी इन द काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटीज आपको दिए जाए वो तीसरी क्वांटिटी हम और आप अपने लिए क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है नेक्स्ट टॉपिक इज Compton effects। Compton effects। What is Compton effect? या आसान इतना मुश्किल है। Compton effects। Compton effects। Compton effects। वो फोटॉन जिसकी एनर्जी हमने कहा कि वो फोटॉन जिसकी एनर्जी स्टॉक में कहा था, वो फोटॉन जिसकी एनर्जी ग्रेटर 0.51 और लेस, वो कौन सा फोटॉन होगा? एक्स-रे। अगर इसको बम्बार्ड किया जाए किसी भी मेटल पर तो कौन सा फिनोमेना प्रोड्यूस हो जाता है? कॉम्प्टन इफेक्ट। तो कॉम्प्टन इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है? देखिए ये एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। सभी देखिए ये एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इस एटम में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। व्हेन एक्स-रे, इसका डेफिनेशन ये है कि द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द एक्स-रे फोटॉन when scattered from a loosely bound electron is known as photoelectric effect। क्या? The increase in the wavelength of the X-ray photon when bombarded on a loosely bound electron is known as Compton effect। Definition लिखने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, ये मैं एक X-ray photon ले रहा हूँ। सब इधर देखिए डायग्राम लिख लो। देखिए, ये कौन सा फोटॉन? ये X-ray। इसका इनिशियल वेवलेंथ है लैम्डा आई। जैसे मैं एक फोटॉन को लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पर बम्बार्ड करता हूं तो ये जो फोटॉन है ये लार्ज वेवलेंथ के साथ क्या हो जाता है? स्कैटर हो जाता है लार्ज वेवलेंथ के साथ। सही ना? वेवलेंथ इसका लार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? ये भी जो है एक खास वेलोसिटी के साथ मूव कर लेता है। अगर देखा जाए ये जिस एंगल के साथ चला जाता है इसको लेट्स सपोज हम नाम देते हैं थीटा। The increase in the wavelength of the X-ray photon when bombarded on the loosely bound electron is known as Compton effect। चलो लिख लेता हूँ। The increase in wavelength
the increase in wavelength of the incident X-ray photon. X-ray photon. The increase in the wavelength of the X-ray photon. See that? When bombarded on a loosely bound electron is known as dish. इस phenomena को हम क्या कहते हैं? Compton effect कहते हैं. वैसे आपके ख्याल में मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये कुछ रिजल्ट्स है. अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है, स्कैटर फोटॉन का वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है, किस चीज के मुकाबले में? इंसिडेंट लाइट के मुकाबले में. तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द, ये कौन सा फोटॉन है? देखिए द वेवलेंथ, ये कौन सा फोटॉन है? ये स्कैटर फोटॉन, सही, और ये इंसिडेंट फोटॉन. द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर फोटॉन इंक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर फोटॉन डिक्रीज, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है. और अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ द स्कैटर फोटॉन आल्सो डिक्रीज. समझ आ रही? अगर मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम ऑफ द स्कैटर फोटॉन विल आल्सो डिक्रीज. व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? आर ऑप्शन. जब फोटॉन स्कैटर हो जाता है, सही, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के टकराने के बाद, तो उसका वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, मोमेंटम डिक्रीज. सही ना? अच्छा, अगर देखें यहां पर जो वेवलेंथ में चेंज आ जाता है, चेंज इन वेवलेंथ व्हिच इज इक्वल टू हाई वेवलेंथ स्कैटर फोटॉन वेवलेंथ माइनस इनिशियल फोटॉन वेवलेंथ, इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन वेवलेंथ. इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट. समझ पड़ता? कॉम्पटन शिफ्ट. ये जो वेवलेंथ में चेंज आ जाता है, द चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू कॉम्पटन शिफ्ट which is equal to scatter photon wavelength minus initial photon X-ray wavelength is equal to change in wavelength which is equal to Compton shift. इसको क्या कहते हैं? Compton shift. और याद रखें ये जो Compton shift होता है, अभी डेरिवेशन की तरफ तो मैं नहीं जा सकता, ये फार्मूला है जो डेल्टा लैम्डा is equal to h, याद है? कुछ याद आ रहा है? f naught c 1 minus cos, ये h क्या है? ये प्लैंक्स कांस्टेंट है. m क्या है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. इसकी वैल्यू 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 के बराबर है. और अगर देखा ये किस चीज का बराबर है? वेवलेंथ. इसका यूनिट होगा मीटर. और इसको हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ. क्या कहते हैं? कॉम्पटन वेवलेंथ. इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ. ये जो h डिवाइडेड बाय m नॉट c है, इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ which is equal to 2.4 multiplied 10 power minus 12. और ये जो डेल्टा लैम्डा है, इसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट. इसका मतलब है ये जो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट है, ये तो कांस्टेंट है. कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है? स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? स्कैटरिंग एंगल. इसके अक्सर एमसीक्यू आते हैं. इधर देखिए नंबर 1 थोड़ी देर ऊपर पीछे बोर्ड की तरफ सब देखिए और लिखना बंद करें. सब देखिए. मैं कह सकता हूं delta lambda is called Compton shift. It depends upon what scattering angle. If it is 0, अगर फोटॉन 0 डिग्री के साथ स्कैटर हो जाए, किसके साथ? If number 1, case number 1, if theta is equal to 0. If theta is equal to the scattering angle is 0. आपसे एमसीक्यू में कहा जा सकता है, if the scattering angle of the photon is 0, then what will be the Compton shift? 0. इधर आ जाएगा का 0. का 0 किसके बराबर है? 1. 1 minus 1 0. 0 multiplied h by naught c 0. Now the change in wavelength will be, इसका मतलब है नो Compton shift. वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा. और जब वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब है नो Compton effect. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? नंबर 2 इधर देखें. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है scattering photon wavelength minus initial photon wavelength is equal to 0. इसका मतलब है कि the scattering photon wavelength is equal to initial photon. If wavelength से, frequency से, energy से, momentum से, no Compton shift. आपसे कहा जा सकता है एमसीक्यू में, if the scattering angle of the photon is 0, then what will be the Compton shift? Your answer should be the Compton shift is equal to 0. No change in wavelength, no Compton effect. Number 2, case number 2.
इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ द स्कैटरिंग एंगल इज 90 डिग्री, गौर से सुनो, इफ द स्कैटरिंग एंगल इज 90 डिग्री, cos 90 किसके बराबर है? 0। cos 91 cos 90 किसके बराबर है? 0। सो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है द कॉम्पोनेंट शिफ्ट विल बी इक्वल टू कॉम्पोनेंट वेवलेंथ। समझ आ रहा है? द कॉम्पोनेंट शिफ्ट जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉम्पोनेंट वेवलेंथ होगा, होगा m नॉट c which is equal to, आपसे कहा जा सकता है एमसीक्यू में, the component shift is equal to component wavelength if the scattering angle of the photon will be how much? 90 degree. सही ना? Yes. Next. Case number 3. If theta is equal to 180, इधर देखिए, theta is equal to 180, तो cos 180 किसके बराबर है? -1. minus minus plus 1 plus 1, जो delta lambda is equal to 2 times of h m naught c. Delta lambda is equal to 2 times of h m naught c. इसका मतलब है कि the component shift will be equal to double of the component wavelength. The component shift will be equal to double of the component wavelength. और ऑलरेडी स्टूडेंट आप जानते हैं ये किसके बराबर है? 2.4 multiplied 10 power just multiply कर, तो ये हो जाएगा 4.8 multiplied 10 power minus 12. इसका मतलब है आपसे कहा जा सकता है कौन से एंगल पर कॉम्पोनेंट शिफ्ट मैक्सिमम होगा? 180। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए जो कॉम्पोनेंट शिफ्ट होता है वो डबल ऑफ कॉम्पोनेंट वेवलेंथ हो जाता है। कौन से एंगल पर? 180 पर। लास्ट अगर मैं कहूं कि एंगल इज 60, का 60 किसके बराबर होता है? हाफ। 1 माइनस हाफ, हाफ 1 माइनस हाफ के बराबर, हाफ इसके साथ, तो इसका मतलब है कि द कॉम्पोनेंट शिफ्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉम्पोनेंट वेवलेंथ। या इसको सिर्फ लिख सकता हूं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू हाफ ऑफ द, इससे बराबर है 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस, इससे आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर। ये सारे एमसीक्यूज हैं, यही एमसीक्यूज जो है वो पेपर में आते हैं। सही ना? ये जो कॉम्पोनेंट शिफ्ट है ये बराबर है h m नॉट c। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आपसे कहा जा सकता है हाँ बात का जरूरी नहीं है, इधर थीटा के बजाय फाई भी ले सकता है, एक ही बात है, या थीटा या फाई एक ही बात है। द कॉम्पोनेंट शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट वेवलेंथ 1 माइनस cos थीटा। ये जो डेल्टा लैम्डा है which is the relation है, डेल्टा लैम्डा से relation स्कैटरिंग फोटॉन वेवलेंथ माइनस इनिशियल, लिख सकते हैं h नॉट m नॉट c 1 माइनस, लिख सकते हो ये माइनस से उधर जाके the scattering photon wavelength is also written as lambda I plus h m not c 1 minus cos theta। ये भी आपसे कहा जा सकता है कि the scattering photon wavelength will be, your answer should be lambda s is equal to lambda I plus h m not c 1 minus cos theta। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि v is equal to f lambda और lambda is equal to c by f। ओए अल्लाह के बंदों, आप लोग ये नहीं जानते कि c is equal to f lambda, सही ना? अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? c by lambda। c by lambda फ्रीक्वेंसी किस चीज के बराबर होगी? फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होगी v is equal to f lambda या f is equal to c divided by lambda, सही ना? या मैंने तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि लैम्डा, यहाँ से कह सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू c by f, लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू c by f। तो इस लैम्डा की जगह लिख सकता हूँ, इस लैम्डा की जगह लिख सकता हूँ और c by f स्कैटरिंग, c by f इनिशियल प्लस h m नॉट c 1 माइनस क्या cos थीटा। c कॉमन ले लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से, तो इधर तो सर c नहीं है, अगर c ले कॉमन लेंगे तो इधर क्या बन जाएगा? स्क्वायर। सो ये हो जाएगा, फिर कैंसिल कर लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ दिस इज द फ्रीक्वेंसी,
ये फार्मूला इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर इधर जो है मतलब है कि वो है फ्रीक्वेंसी, तो इधर सी स्क्वायर आना चाहिए, अगर इधर वेवलेंथ तो इधर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। सो सच टाइप ऑफ एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं। एक और फार्मूला बना रहा हूँ, E is equal to HF, E is equal to HF, सही है। F is equal to E by H, जहाँ पर F नजर आ रहा है वहाँ पर आप लोग लिख लें क्या, E by H, E by H। तो इधर लिख सकता हूँ E by H, वो H ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा H डिवाइडेड बाय, गुड, ये क्या हो जाएगा H by E प्लस डबल ऊपर देखिए एम नॉट C स्क्वायर 1 माइनस, लेफ्ट साइड से भी H कॉमन ले ले, राइट साइड से, तो कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन इज इक्वल टू 1 ओवर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन प्लस 1 बाय m नॉट C स्क्वायर 1 माइनस। तो ये भी एमसीक्यू के लिहाज से एनर्जी का फार्मूला, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, और ये वेवलेंथ का फार्मूला, और ये हमारे पास काउंटर और शिफ्ट का फार्मूला। ये अगर देखा जाए h by m naught c, h कांस्टेंट है 6.634 मल्टीप्लाई 10 पावर -34, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास h by m naught c, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पन करते हैं। लास्ट टॉपिक है जो कि है पेयर प्रोडक्शन। दिखाओ इसको, नो सर, लास्ट टॉपिक जो है वो है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन पेयर प्रोडक्शन इधर देखिए, व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन, वो फोटॉन जिसकी एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कौन सा फोटॉन है, गामा फोटॉन। अगर वो इंटरेक्शन करेगा किस चीज के साथ, किसी मेटल के साथ, कौन सा फिनोमेना प्रोड्यूस होगा, पेयर प्रोडक्शन, सही ना, पेयर प्रोडक्शन। और ये एक्चुअली क्या बताता है, मटेरियलाइजेशन बताता है। क्या बताता है, क्योंकि मटेरियल पार्टिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मटेरियल पार्टिकल, सही, इसको कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं, मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी हाउ, देखिए मैं कह सकता हूं कि हमारे पास ये टारगेट है, इट डज नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसको पास किया जाता है किसी भी हाइट टारगेट से पास किया जाता है, इसकी विसिनिटी से पास किया जाता है। ये फोटॉन है, ये कौन सा फोटॉन है, ये गामा फोटॉन है। वह गामा फोटॉन जिसकी एनर्जी क्या है, E is equal to HF। इसको अगर बम्बार्ड किया जाए किसी टारगेट पर, तो ये स्प्लिट अप हो जाता है। किस चीज में स्प्लिट अप हो जाता है, पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए फोटॉन कन्वर्ट हो जाता है मटेरियल पार्टिकल में, सही ना, जिस तरह हम फिजिक्स को डिफाइन करते हैं, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मैटर और मैटर कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। सो हाउ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मैटर, फोटॉन इज एनर्जी और पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल्स। तो इसका मतलब है एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, पार्टिकल्स, मींस मैटर। एक बन जाता है पॉजिट्रॉन और दूसरा बन जाता है इलेक्ट्रॉन, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। इसमें एक और एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो ये है कि याद रखिए जो काउंटर इफेक्ट है इसमें मोमेंटम भी कंजर्व होता है और एनर्जी दोनों कंजर्व होती है। इन काउंटर इफेक्ट मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ आर कंजर्व। और यहां पर अगर देखें
सर ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों चले जाते हैं? टू कंजर्व द मोमेंटम, टू कंजर्व चार्ज। अब देखिए दो पार्टिकल्स पैदा हो जाते हैं टू कंजर्व द चार्ज। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीनों लास्ट क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। सही ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ओनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कॉम्पटन इफेक्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और पेयर प्रोडक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तीनों क्या होते हैं? होल्ड होते हैं। अब इधर देखिए, इसकी जो रेस्ट मास है वो बराबर है E is equal to m0, इसका रेस्ट मास is equal to m0। वो फोटोन जिसकी एनर्जी, अगर ये सिचुएशन है कि जो फोटोन हम बम्बार्ड कर रहे हैं अगर उसकी एनर्जी बराबर है किस चीज के? hf which is equal to 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो याद रखिए रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर होता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली रेस्ट मास ऑफ पॉजिट्रॉन ये भी बराबर होता है किस चीज के? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो फोटोन जो आप बम्बार्ड कर रहे हैं अगर उसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो हाफ से पॉजिट्रॉन बन जाएगा और हाफ से इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, लेकिन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने जो फोटोन लिया अगर उसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इससे एक हमारे पास क्या बन जाएगा? पॉजिट्रॉन, दूसरा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन क्या होगी? वो 0। किस चीज के बराबर होगी? 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस चीज के बराबर होगी? वो भी 0। क्यों? क्योंकि इतनी मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए। मिनिमम एनर्जी अक्सर एमसीक्यू में आता है, द मिनिमम एनर्जी टू प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन फिनोमेना, द मिनिमम एनर्जी शुड बी हाउ मच? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन, नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। लेकिन अगर एनर्जी क्या हो? ग्रेटर हो, किस चीज से? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो फिर हमारे पास पॉजिट्रॉन भी प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन भी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही ना? याद रखिए इट कंजर्व नंबर 1 मोमेंटम कंजर्व होता है। यस, व्हाई द टू पार्टिकल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कंजर्व मोमेंटम। सही ना? याद रखिए चार्ज भी कंजर्व होता है क्योंकि लेफ्ट साइड पर चार्ज कितना है? 0, और इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, तो चार्ज क्या हो जाता है? कंजर्व। और थर्ड क्या है? एनर्जी। थैंक यू।